नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और यह नामांकन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के उस पश्चिम इलाके से होगी जिसे कि राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर भी जाना जाता है। फिलहाल पहले चरण में होने वाले 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में इस वक्त बीजेपी का 90% सीटों पर कब्जा है। इसलिए बीजेपी का पहले चरण के चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। पहले चरण का चुनाव बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन सहित बसपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के लिए अपनी खोए हुए सियासी आधार को पाने का चैलेंज है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया था और मौजूदा समय में यहां उसके 54 विधायक हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था पश्चिमी यूपी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन से कड़ी चुनौती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार किसान आंदोलन की तल्खी से चुनाव का रुख मोड़ेगा या फिर ध्रुवीकरण से राजनीतिक सियासत की चाल को बदल देगा। तो दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान तो हो गया है, लेकिन राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी चयन की मत्थापच्ची में फिलहाल जुटे हुए हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार प्रत्याशी अपना दल बदल रहे हैं, ये वो सूदा है जो कि पिछड़ा वर्ग और दलितों का अधिकांश सीटों पर वर्चस्व है। स्वर्ण और मुसलमान भी यहाँ कई सीटों पर बड़ा प्रभाव रखते हैं। तो यही देखकर के बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस समेत अन्य सभी दलें उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी यूपी को लेकर के बोलबाला पहले से रहा है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में अब तमाम पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से पश्चिमी यूपी को साधा जा सके, क्योंकि यहाँ का जो फिलहाल सियासी माहौल है, इस सियासी माहौल को देखते हुए अभी चुनौती सभी के लिए है। क्योंकि किसी भी दल से निकल करके कोई भी पार्टी में किसी भी विधायक या नेता की तरफ से ये रुख देखा जा रहा है कि कोई भी किसी भी पार्टी का अचानक से दामन थाम ले रहा है और कोई भी किसी भी पार्टी का साथ छोड़ दे रहा है। ऐसे में ये मुख्य तौर पर वजह मानी जा रही है कि किसी भी वक्त तख्ता पलट जैसी स्थिति भी बन सकती है और जो चुनावी समीकरण और जो ध्रुवीकरण हो रहा है, ऐसे में ये पूरा चुनावी समीकरण के भूगोल को एक बार फिर से इधर से उधर करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्षम माना जा रहा है। तो 58 विधानसभा सीटों के लिए फिलहाल नामांकन होने हैं और ऐसे में कौन इन होगा, कौन आउट होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे नेता और विधायक बताए जा रहे हैं जो कि बीजेपी का दामन छोड़कर के समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जिस तरीके से दावा किया गया था और प्रियंका गांधी ने यह वादा किया था उन महिलाओं से कि 40% की भागीदारी महिलाओं को दी जाएगी, तो वहीं पहले जिस तरीके से पहले सूची जारी की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें 125 सीटों में कुल 50 सीटें महिलाओं के नाम पर की गई। यानी कि कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। और जिस तरीके से ये एक वक्त तक माना जा रहा था कि कई राज्यों से सिमट चुकी कांग्रेस अब कहीं उसका अस्तित्व ना खत्म हो जाए, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक के बलबूते अब ये माना जाने लगा है कि हो सकता है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, ये दोनों का वोट बैंक काटने का काम इस बार कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने रालोद के साथ जो गठबंधन किया, उसको लेकर भी कई कयास जताए जा रहे हैं, क्योंकि ये ओबीसी वोट बैंक को साफ तौर पर घेरने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं इससे पहले जिस तरीके से देखा गया था कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तो बीजेपी को जीत दिलाने के पीछे भी ओबीसी वोट बैंक का बड़ा हाथ माना जा रहा था। लेकिन अब जब गठबंधन हो चुका है समाजवादी पार्टी और रालोद का, तो ऐसे में मुश्किलें अब होती हुई नजर बीजेपी की भी नजर आ रही है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो सियासी समीकरण है उसको देख करके ये लगभग माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी का वोट बैंक भी कटने के कगार पर है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही अब यूपी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों में मंथन शुरू हो चुका है। दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ये वो सूबा है जहां पर पिछड़ा वर्ग और दलितों का अधिकांश सीट पर वर्चस्व माना जाता है, जबकि सवर्ण भी यूपी के कई सीटों पर गहरा प्रभाव रखते हैं। लेकिन यहाँ उनकी आबादी आंकड़ों के लिहाज से दलित और पिछड़ा वर्ग से कम है। पिछले चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा स्वर्ण और पिछड़ों का वोट हासिल हुआ था, जिसके बूते बीजेपी ने 300 सीट के आंकड़े को छू लिया था। और वहीं इस बार समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ऐलान किया कि इस बार 400 सीटों पर दबदबा हासिल करेगी, तो वहीं बीजेपी का ये कहना था, योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर चुनौती दी थी और कहा था कि इस बार का ये पूरा चुनावी समीकरण और पूरा चुनावी भूगोल हम बदलेंगे। 20% और 80% का पूरा सिलसिला होगा।
तो आज बीजेपी के बागी विधायक समाजवादी पार्टी में जहां एक और शामिल होंगे। और चलिए अब इसी के साथ इस बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आप लोगों से करवा देती हूँ। डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका इंटर न्यूज पर। डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता है एसपी से, समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत आपका भी इंटर न्यूज पर। अरविंद जयतिलक जी, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, बहुत स्वागत आपका इंटर न्यूज पर। आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका भी बहुत स्वागत है इंटर न्यूज पर। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है आप, तो फिलहाल जो चुनावी समीकरण को तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश में और दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, ऐसे में क्या चुनावी भूगोल इस बार बदलता हुआ देखा जा रहा है? देखिए, सियासत में रिश्तों का इतिहास, भूगोल बदलना कोई नायाब चीज नहीं है। आप देखेंगे तो जब भी चुनाव नजदीक आता है, कहीं ना कहीं सियासी दल, चाहे वो व्यक्ति विशेष राजनेता हो या उनका राजनीतिक दल हो, वह पाला बदलता है और नतीजा उसका चाहे जो कुछ भी निकले, लेकिन अमूमन या इसी उद्देश्य से बदला जाता है कि उसको चुनाव में जीत मिलेगी। अब ये सवाल यह है कि क्या जो लोग पाला बदल रहे हैं वो खतरे से खेलने जा रहे हैं या सुरक्षित जोन में जा रहे हैं। हालांकि जो कोई भी जो रणनीतिक तैयारी करता है, मान के चलता है कि जिस पार्टी के साथ मेरा गठबंधन होने जा रहा है वह जो है पार्टी जो है सत्ता में आए। कुछ इसी तरह के जो है आप जो बदलाव हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसी संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि जिन 11 जिलों के 58 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, उसका जो है स्थिति क्या है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है समृद्ध इलाका है जी। और यह जो है, अगर आप नासा जब रात में देखता है इस क्षेत्र को, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की लाइटें यहीं जलती, यानी ये जो हरित क्रांति के बाद से जो एक समृद्धि आई है, समृद्धि जो है राजनीतिक सोच भी पैदा करती है। आपने देखा कि चौधरी चरण सिंह के जमाने में मजगर एक संगठन हुआ करता था, मुस्लिम, महिल, जाट, गुर्जर, राजपूत को मिलाकर के उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था। कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की कोशिश यही है कि कुछ इसी तरह के फिर जो है प्रयोग किए जाए और यह प्रयोग सफल हो। और आपने देखा भी कि यह जो मौजूदा जो क्षेत्र जहां पहले चरण का चुनाव होगा, यह जो जयंत चौधरी का इलाका है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है, भाजपा के हैं श्रीकांत शर्मा का है, रामवीर उपाध्याय का है, दलवीर का है, तो यह जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। इसमें आप देखेंगे कि 6% वोटों के महज अंतर से कम 1 दर्जन सीटें प्रभावित हुई थी। आपने मुजफ्फरनगर का मीरापुर देखिए, 139 वोट से हार जीत हो गई। फिर आपके मथुरा के एक विधानसभा क्षेत्र से जो है करीब 439, यानी यह जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक समीकरण जिसका मजबूत रहेगा, कुल मिलाकर के वह जो है वही बाजी मारेगा। सुरभि जी, चलिए ठीक, अरविंद जी आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वर्मा जी। आलोक वर्मा जी, आपकी पार्टी से कई विधायक और कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आखिर कहां चूक हो रही है बीजेपी पार्टी की तरफ से, जिस वजह से विधायक और नेता लगातार बीजेपी का दामन छोड़कर के समाजवादी पार्टी का हाथ थाम रहे हैं? नहीं, कोई चूक नहीं हो रही। जब 2017 का इलेक्शन हुआ था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। कुल मिला के 54 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली थी और सबसे बड़े दल के तौर पर बहुत भारी भरकम विधायकों को लेकर के हम विधानसभा पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में हम उभरे थे। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया, जो हमारा, क्योंकि हम किसी चेहरे के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टी नहीं है। हम काम के आधार पर देश को, इलाके को, क्षेत्र को जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनको जोड़ने वाले लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो जरूरत निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की ऐसी भी पड़ रही थी कि जिनका टिकट कट रहा था, जिनका टिकट कटने वाला था, जिनको आशंका थी, जिनके खिलाफ उनके इलाकों में विरोध था, वो अपने तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। अगर उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी में उनका कुछ भला हो सकता है, हमारे यहाँ जो हटाए जाने वाले थे या हट सकते थे, अगर वो वहां से जीत सकते हैं तो उनको शुभकामना। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी साफ साफ आपने भी देखा होगा कि जाति जमात की सियासत करने वाली पार्टी नहीं है। हम लोगों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, सबके साथ चलने का हमारा नहीं। आपने कहा कि जात विशेषज्ञ पार्टी नहीं है, लेकिन मैंने तो अभी तक तो यही देखा है कि अगर आप कह रहे हैं कि काम के आधार पर अगर आप लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, तो क्या काम आपको इनका नजर नहीं आया कुछ वक्त में? क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट में अगर किसी को आप मंत्री बना रहे हैं तो काम के आधार पर ही बेशक बनाया होगा। अचानक से जब पार्टी उन्होंने छोड़ दिया तो आप कह रहे हैं कि उनका काम नहीं होता था, इसी वजह से, या फिर उन्हें यह लग रहा था कि उनका टिकट कट सकता है तो उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया।
नहीं, जो बड़े कद के लोग थे उनको हमने शामिल किया, उनको वाजिब सम्मान भी दिया। आप जिनकी बात कर रही हैं उनको भी हमने वाजिब सम्मान दिया। 5 साल तक जब वो सत्ता में रहे तब उन्होंने एक बार भी वो मसले नहीं उठाए जो उन्होंने अभी हाल में ट्विटर पे उन्होंने कहा। निश्चित रूप से उनको पूरा मौका था, वो मंत्रिमंडल में उठा सकते थे, योगी जी के साथ बैठते थे वहां उठा सकते थे, विधानसभा में अपने दर्द को उभार सकते थे, लेकिन कभी उन्होंने नहीं उभारा। तो आज आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या क्या कुछ रहा होगा, किस तरीके की चीजें रही होंगी। आज वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों का भला भारतीय जनता पार्टी से बेहतर किसने किया है? खुद हमारे प्रधानमंत्री पिछड़ों से ताल्लुक रखते हैं, पिछड़े तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछड़ों की सियासत करना, दलितों की सियासत करना, वंचित लोगों की वोट लेकर के सियासत करना, ये मुनासिब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो काम किया है, चाहे वो मोदी सरकार ने किया, मोदी सरकार का समय रहा हो 2014 से लेकर लगातार जो काम हमने केंद्र की सरकार ने किया है, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो लगातार काम किया है, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश को एक स्तर से कहीं इसी से जुड़ा एक सवाल डॉक्टर अभिषेक राय जी से मैं करना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के छोड़े हुए या फिर बागी नेता, हम कह सकते हैं कि बागी नेता और विधायकों को अपने दल में शामिल कर रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो अगर बीजेपी के साथ इतने लंबे समय का दौर उन्होंने गुजारा, जब वो बीजेपी पार्टी के नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी के कितने समय तक वो साथ देंगे? सुरभि जी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत सीधी सी बात कही है कि जो इस भारतीय जनता पार्टी की अराजक सरकार को हराना चाहता है और वो हमारे सिद्धांतों में बिलीव करता है, उसका खुले दिल से हम अपने पार्टी में स्वागत करते हैं। आज तो स्थिति ये है कि अगर हम अपने पार्टी कार्यालय का मुख्यालय खोल दें, गेट खोल दें, तो 150 से 200 विधायक क्रमबद्ध सीधे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनकी जब उनके सरकार में ही नहीं सुनी गई तो अब वो जनता की क्या सुनी गई होगी। तो इससे ज्यादा प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है कि 3-3 मंत्री इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि इस तरह की स्थिति होती है उनके साथ, उनकी बात ही उनको नहीं पूरी करने दी थी, उनके समाज को उनको कुछ मिला नहीं। ये बात जब हम कहते थे तो लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए, किसी ना किसी को वजह तो चाहिए ही होती है। अगर वो पार्टी छोड़ना चाहते, इस्तीफा देना चाहते, तो कोई ना कोई वजह तो रखी ही जाएगी। अब ऐसे में जब तक वो, देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब चुनाव नजदीक आए तब उन्हें याद आया कि पिछड़ा वर्गों को अनदेखा किया जा रहा है, दलितों के लिए काम नहीं किया जा रहा है। अचानक चुनाव आते ये सारी बातें याद आ जाती है। जब तक आप कैबिनेट में मंत्री थे, जब तक चुनाव नहीं थे, तब तक तो आप बीजेपी का दामन थाम रहे। जैसे चुनाव नजदीक आ गए आपने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया, तो ये तो उचित नहीं है। सुरभि जी, एक बहुत सीधी सी चीज है कि सब लोग कहते हैं ना, आंधी जब आती है तो सबको उड़ा के ले जाती है। इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की आंधी नहीं, सुनामी चल रही, और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे। और 10 मार्च की इनकी विदाई की डेट तय है। चलिए ठीक है, वो तो 10 मार्च का दिन बताएगा। ठीक, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर आशीष दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अभी हमने प्रियंका गांधी को भी सुना था बीते कल ही, जिस तरीके से उन्होंने पहले चरण के लिए नाम की सूची जारी की थी और उन्होंने बखूबी अपना वादा पूरा भी किया है। इसको मानने लायक बात है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 40% भागीदारी दी जाएगी। तो क्या इसे मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का ऐसे तो कहा जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी ने रालोद के साथ गठबंधन कर लिया, यूपी में एक बड़ा दबदबा ओबीसी और एसटी कैटेगरी का माना जाता है, ऐसे में क्या उनके चुनाव आप उनके वोटर्स को काट पाएंगे, या बीजेपी का जो दबदबा पहले से उत्तर प्रदेश में बना हुआ है उनके वोट बैंक में भी क्या आप कटौती करवा पाएंगे? डॉक्टर आशीष जी, आपसे सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार प्लीज अपना ऑडियो चेक कीजिए और अनम्यूट कीजिए। जी सुरभि जी, मैं सुन रहा हूँ। जी सुरभि जी, देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं से जो वादा किया था और प्रतिज्ञा ली थी कि 40% आरक्षण दिया जाएगा, वो 40% आरक्षण देने का काम हमने किया है। यानी कि जो हमारी कथनी करनी में कोई भी वेद नहीं है। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को टिकट दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार की महिलाएं, समाजवादी पार्टी के परिवार नेताओं के परिवार की महिलाएं और बसपा के नेताओं के परिवार की महिलाएं आदरणीय प्रियंका गांधी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा की निगाहों से देख रही हैं और वो जान रही है कि कांग्रेस पार्टी ही उनकी सशक्त आवाज है। और रही बात समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन की, तो 4.5 साल से कहां थे जयंत चौधरी जी, कहां थे अखिलेश यादव जी,
जब हाथरस बुला रहा था, हाथरस की बेटी पुकार रही थी, तो क्यों नहीं आए अखिलेश जी? तब कहाँ रह गए? जब लखीमपुर पहुंचना था तो क्यों नहीं पहुंच पाए लखनऊ से लखीमपुर? आदरणीय प्रियंका गांधी दिल्ली से आकर सीधे लखीमपुर रात नहीं पहुंच जाती हैं, तो क्यों नहीं गए उन्नाव? देखिए, ये लोग चुनाव का समय आया है तो जातिगत गठजोड़ करके इनके पाले में उनको, उनके पाले में इनको करके राजनीति करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बड़ा फैक्टर होगा और किसानों की सबसे बड़ी आवाज आदरणीय राहुल गांधी है, आदरणीय प्रियंका गांधी है। किसान उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का और देश का सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी पे विश्वास कर रहा है, सबसे ज्यादा विश्वास कर रहा है। और रही बात आपने सोशल इंजीनियरिंग की बताई, तो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का दलित, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दलित चन्नी को देख रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ देख रहा है। उन्होंने देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री बनाने का काम आदरणीय राहुल गांधी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है और आने वाले चुनाव में यह बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। अच्छा डॉक्टर आशीष जी, आपने कहा कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने दलितों को समझा और उसके बाद से मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसी को इस तरीके से वो गद्दी संभालने के लिए दी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जैसे अभी हमने बीजेपी को सुना या फिर हमने अभी समाजवादी पार्टी को भी सुना, इनका तो साफ तौर पर ये कहना है कि हम काम के आधार पर लोगों को पार्टी में शामिल करते हैं या वो जगह देते हैं या फिर वो इंपॉर्टेंस देते हैं। आप कह रहे, आप जातिगत समीकरण के आधार पर आप कहते हैं कि हम जातिगत समीकरण नहीं करते हैं, हम जातिगत तौर पर हम चुनाव नहीं करवाते हैं, लेकिन जब पार्टी पे या फिर गद्दी की बात आती है तब आप जिक्र कर देते हैं कि दलितों को आगे हमने किया। तो क्या ये जातिगत तौर पर आपने अपने आप को पेश नहीं किया? देखिए सुरभि जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जाति की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती। हमने जो टिकट वितरण किया है उसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, उचित मात्रा में टिकट देने का काम किया है। युवाओं को भी उचित 40% आरक्षण दिया है, युवा टिकट जो है 40% है, महिलाओं को 40% है और सभी वर्गों को 18 ब्राह्मणों को टिकट देने का काम किया है। देखिए, हम लोग कभी भी जाति के नाम पर राजनीति नहीं करते, क्योंकि इस डिबेट में अभी ये टॉपिक आया कि दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है और दलित इधर जा सकता है, दलित उधर जा सकता है, तो मैंने इस चीज को स्पष्ट किया कि दलित मुख्यमंत्री देने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल गांधी ने किया। आज जो है पश्चिम का जो दलित समाज है वो चन्नी की तरफ देख रहा है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। किसान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, क्योंकि किसानों की आवाज को राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। तो मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया। हम लोग तो ब्राह्मणों को भी 6 बार मुख्यमंत्री बनाया है कांग्रेस पार्टी। एक बार फिर मैं अरविंद जी का रुख करना चाहूंगी। अरविंद जी, अभी आपने सभी की बातों को सुना, तो क्या लगता है कि क्या वाकई ये सारी पार्टियां एक तरफ तो ये दावा करती है कि जातिगत तौर पर किसी को आगे नहीं किया जाता है, उनके काम के आधार पर किया जाता है, लेकिन जब गद्दी की बात आ जाती है तो जातिगत तौर पर देखा जाता है कि कौन किस पार्टी से आ रहा है या कौन कितना ज्यादा अपना रुतबा रखता है, उस आधार पर उनकी गद्दी तय की जाती है, उस आधार पर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है। ऐसे में फिलहाल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के क्या लगता है आने वाले समय में क्या फेरबदल आगे देखा जाएगा? सुरभि जी, जो प्रवक्ताओं ने अपनी बात कही है उसको मैं 2-3 संदर्भों में उसका विश्लेषण करूंगा। पहले तो उन्होंने यह कहा है कि जो सियासी दल या राजनीतिक संगठन जो है दूसरे दलों में मर्ज या गठबंधन कर रहे हैं उसका असर क्या होगा। देखिए, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2017 में विधानसभा का। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, ये 2017 से पहले है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ सोशल इंजीनियरिंग या सामाजिक विस्तार कहिए, यह इस तरह से किया कि उसका जो है राजनीतिक विस्तार हुआ। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, 2017 में विधानसभा के चुनाव में देखिए 312 इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जीते, इसमें 102 पिछड़े वर्ग के जीत करके आए। इसमें 27 जो है कुर्मी है, 17 लोध है, 6 यादव हैं, 9 जो है आपके जाट है, तकरीबन 6 जो है गुर्जर है, इसी तरह प्रजापति एक है, छोटी छोटी जातियों कुल मिला करके प्रतिनिधित्व की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में 12 ओबीसी के लोग जीत करके आए, उसके 47 लोग में 12 ओबीसी के थे, जिसमें अकेले 11 जो है यादव हैं और एक जो है कुर्मी जीत करके आए। बसपा में 5 लोग ओबीसी के जीत करके आए, जिसमें जो है 2 राजभर है, 2 कुर्मी है और एक बिंद है। कांग्रेस में भी 2। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे पास समय का अभाव है तो थोड़ा शॉर्ट में अगर आप अपनी बात कह दे तो बाकी प्रवक्ताओं के पास भी एक आखिरी स्टेटमेंट लेना चाहूंगी।
जी, तो मैं ये कहने जा रहा था कि ये जो सामाजिक विस्तार जो भारतीय जनता पार्टी की है, आपने देखा कि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तो ये मान लेना कि नेताओं के सिरों को जोड़ देने से जनता भी जी उसी बहाव में बह जाएगी, मुझे नहीं लगता है। 277 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव लड़ा था, केवल छपरौली 1 सीट और 4% वोट तक ही राष्ट्रीय लोकदल सिमट करके रह गया। 2017 में कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी और 28% केवल वोट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिकवर कर पाई। अगर हम 28 और 4 जोड़ दें तभी ये 32% और भारतीय जनता पार्टी वहां 42% पाई है। तो ये 10% जो अंतर है, इसको समाजवादी पार्टी के लिए, रालोद के लिए भरपाई करना बहुत ही कठिन काम। जी चलिए ठीक अरविंद जी, एक लास्ट रिएक्शन मैं आपसे भी चाहूंगी। डॉक्टर अभिषेक जी, अभी आपने सुना कि किस तरीके से जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी है अरविंद जी, उन्होंने भी किस तरीके से ये पूरा समीकरण को समझा दिया। विश्लेषक के तौर पर उन्होंने बखूबी इस चीज को आपको सीख दे दी है कि कहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहां पर आपको कम ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में लेकिन अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बात करते तो आपके पास सिर्फ अगर माना जाए तो अखिलेश यादव का चेहरा है, इसके अलावा और कोई चेहरा नजर नहीं आता है। वहीं अगर जातिगत तौर पर भी बात की जाए, एससी ओबीसी का ही वोट आप देख रहे हैं, इसके अलावा बाकी लोग आपको नजर क्यों नहीं आते हैं? सुरभि जी, बहुत सीधी सी बात, पहले मैं राजनीतिक विश्लेषक जी को एक चीज का जवाब दे देता हूं कि वो पूछ रहे थे 10% का अंतर कहां से आएगा। शायद इनको नहीं पता क्या सबसे जो किसान नाराज है, जो चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का चाहे पंजाब का, वो एकदम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को खुलेआम दौड़ा थप्पड़ मार रहा। तो ये क्या वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? क्या आज महंगाई पे सरकार बात कर रही है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? आप सिर्फ क्या जातिगत जनगणना पे चल रहे हो कि ये सरकार जातिगत जनगणना नहीं कर रही? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों का समर्थन भी आपको मिल रहा है? हमारे पास चेहरे, हमारे पास हर समाज का चेहरा है, हर समाज का चेहरा हमारे पास है, हर वर्ग का चेहरा हमारे पास है। लेकिन सबने एक चीज प्रण लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सब लोग चुनाव लड़ेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप किस वर्ग के चेहरे की बात करो, आप नाम लो, मैं उस वर्ग का चेहरा बताता हूँ। हमारे यहाँ छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता सबको सम्मान मिलता है। ठीक अभिषेक जी, हमारे यहाँ ठीक जो नेताओं का आपने कल देखा होगा। आलोक वर्मा जी, एक लास्ट रिएक्शन, क्या किसान वाकई इस बार आपको धोखा दे सकते हैं? कौन धोखा दे सकता है? किसान। चलिए ठीक, हमारे पास फिलहाल समय का थोड़ा सा अभाव है, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही आज के लिए, आपसे अगली बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए इंटर न्यूज के साथ। गुड मॉर्निंग आंटी। ये खुशी ना स्कूल में गुड से 2 गुड हो गई है। सुना है कोई नई ट्यूशन